हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ अब इस पर्टिकुलर वीडियो से हम अपनी यहाँ पे बायो की पीवाईक्यू शुरू करने वाले हैं। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे पहले तो यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग पहले ट्राई करेंगे कि हम लोग 3 वीडियोस के अंदर जितने भी आपको पिछले 6 साल में बायो के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको सीरियस एग्जाम्स में, पिछले 12 एग्जाम्स में, उन सबको हम 3 ही वीडियोज़ में कंप्लीट कर ले। और आपके जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो अब अल्टरनेट डेज पे आएंगे, मतलब जैसे अभी आज आ रहा है तो अब अगला वीडियो आपका परसों आएगा, ठीक है, कल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको वो बीच में एक दिन का गैप इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आपको यहाँ पे मैं ना आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगा जिसके बारे में हम यहाँ पे जिनके क्वेश्चंस बेसिकली हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो मैं उन टॉपिक्स का नाम आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे बता दूंगा, तो आप उनको रिवाइज करके आना। और फिर जिस दिन आपका वीडियो आएगा उस दिन आप अपनी तरफ से पहले वो ट्राई करना कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप सोल्यूशन ज़रूर यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप कर पा रहे हो तो फिर वो आपके ऊपर है कि आपको देखना है उस सोल्यूशन को या फिर नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे उसको ज़रूर पढ़ के आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए जो आपको यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर लो। और जैसा आपको पता है कि हमने अभी तक फिजिक्स की और केमिस्ट्री के पिछले 6 साल के जो भी क्वेश्चंस आपके आए थे बेसिकली वो हमने यहाँ पे सब कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। और आपका इंग्लिश में हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके यहाँ पे आ रखी है पिछले 6 साल में, वो सब क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बायो को यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। और जो मैंने आपको अल्टरनेट डेज बेसिकली बताया वो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली जीके के पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में हो सकता है कि आगे आके मैं आपको कोई भी एक इंग्लिश के टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं बीच में वहाँ पे डाल दूँ जो हम यहाँ पे गैप ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस यहाँ पे हम जीके के ज़्यादा पोर्शन को हम यहाँ पे फोकस पे रखेंगे। तो हम यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, CDS 2 2023 का आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे एक सेल का। और आपको यहाँ पे बताना है कि आपको 1 2 3 4 दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये सब आपको ना मार्क कर रखा है, तो आपको ये बताना है कि 1 क्या बताता है, 2 क्या है, बेसिकली 3 क्या है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो देखो सबसे पहले चीज़ तो आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि ये आपका जो सेल होता है वहाँ पे ना आपको जो आउटर मोस्ट आप बोलते हो ना कवरिंग जो होती है आपके सेल की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट याद रखना। देखो आउटर मोस्ट कवरिंग के ऊपर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो आउटर मोस्ट जो आपकी यहाँ पे कवरिंग है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। इसको हम या तो बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अलग अलग आपके यहाँ पे नाम है तो सारे नाम आपको पता होना चाहिए। या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो या फिर इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे सेम ही चीज़ को आपको लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी सिलेक्टिवली सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 नाम है बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर के जो आपके हर सेल के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। और प्लांट सेल होता है तो आपको यहाँ पे सेल वॉल भी देखने को मिलती है, ह्यूमन सेल में आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जैसे अगर आप देखो ये 1 आपको दिख रहा होगा तो ये ना आपका आउटर मोस्ट जो लेयरिंग है इसको ये बता रहा है। तो ये जो 1 है बेसिकली ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा या तो आपको ऑप्शन में दिया होगा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑप्शन, फिर आपको दे दिया यहाँ पे सेल वॉल, फिर आपको दिया यहाँ पे सेल वॉल और फिर आपको दिया सेल वॉल। अब देखो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, तो वो आपको ये पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे हो सकता है लग रहा हो कि सिर्फ और सिर्फ पहले ही ऑप्शन में सिर्फ सेल वॉल है, मतलब सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, तो आपका वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि आपको ना पहले सेल के बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या ये आपका एक प्लांट सेल है या फिर क्या ये आपका एक एनिमल सेल है। अब मैंने ये ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपको जैसे अभी मैंने बताया था कि प्लांट सेल में ना आपकी सेल वॉल भी होती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। वहीं पे जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपका यहाँ पे जो आपकी सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल सेल में आपका सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आप कैसे पहचान सकते हो, तो देखो आप सिंपल तरीके से आप पहचान सकते हो यहाँ पे वैक्यूल के साइज से। अब वैक्यूल क्या होता है बेसिकली, तो वैक्यूल जो आपको ये बहुत सा बड़ा सा आपको ये जो दिख रहा है ना ये वाला चीज़, ठीक है, इसकी मदद से आप पहचान सकते हो। पहले तो आप ये याद रखना। अब इससे आप कैसे पहचान सकते हो, तो देखो याद रखना कि जब भी आपको एनिमल सेल दिया होगा ना तो इसका जो साइज होगा ना वो आपका यहाँ पे स्मॉल साइज होगा, ठीक है। और जब भी आपको एक प्लांट सेल दिया होगा तो इसका जो साइज होगा वो हमेशा यहाँ पे एक लार्ज साइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वैक्यूल की, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखो इसका जो साइज़ है ना, ये बहुत बड़ा साइज़ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे आइडिया लग जाना चाहिए कि आपका ये एक प्लांट सेल है जो आपको इस डायग्राम में दे रखा है। पहले तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये क्या पता चला कि 5 आपका एक बेसिकली एक वैक्यूल है, ठीक है? तो 5 अगर आपका वैक्यूल है तो आप यहाँ पे देखो न्यूक्लियस आपको दे रखा है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है? वैक्यूल इधर दे रखा है, फिर न्यूक्लियस इधर दे रखा है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो और इसको भी आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगर आप देखो आपको सिर्फ ये पता होता कि वैक्यूल क्या होता है और कितना बड़ा होता है आपकी कौन से चीज़ में, कौन से सेल में, तो आप यहाँ पे सीधे आपको आंसर मिल गया था अभी तक, ठीक है? पर आपको मैं पूरा यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक? पहले तो आपका हो गया यहाँ पे कि वैक्यूल के थ्रू पहचान सकते हो। अब दूसरा पहचान सकते हो यहाँ पे लेयरिंग के थ्रू। जैसे आपके यहाँ पे प्लांट सेल में जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होगी वो आपकी सेल वॉल होगी, फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। इसी तरीके से जो आपका एनिमल सेल होता है उसमें जो आपकी आउटर मोस्ट शेल होती है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना आपको 2 लेयर दिख रही होंगी, एक तो ये जा रही है ऊपर-ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो ये जो ऊपर वाली है जिसमें आपको 1 करके लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपको दे रखा है यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है? अगर ये नीचे वाली पूछता, ये जो दूसरी वाली यहाँ पे ये आपको दे रखी है, अगर इसको पूछता, तो ये वाली आपकी होती है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? अगर यहाँ पे ये सिर्फ एक ही लाइन होती, तो ये आपका एक एनिमल सेल होता, प्लांट सेल नहीं होता, ठीक है? तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है? अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, तो पहला वाला हमें दिख गया यहाँ पे कि हमारे है यहाँ पे ये सेल वॉल, ठीक है? फिर दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आपको यहाँ पे दूसरे में ही यहाँ पे चलो दे रखा है इन्होंने कि आपका ये जो दूसरी वाली लाइन है ना अंदर वाली, अगर आप देखो वही चीज़ आपसे यहाँ पे सेकंड नंबर पूछ रहा है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट सेल वॉल, दूसरी सेल मेम्ब्रेन, फिर तीसरा आपको ना ये थोड़ा स्नेक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये बेसिकली आपका है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत तरीके के आपके होते हैं, 2 तरीके के बेसिकली आपके होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? तो यहाँ पे मैं छोटे से तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ, वैसे हमने ऑलरेडी इसको कवर किया अपनी एनसीईआरटी सीरीज में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो आपके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली ये आपके यहाँ पे प्रोटीन के हेल्प से आपके ये फॉर्म होते हैं, और जो आपका ये स्मूथ वाला है ये आपका फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ लिपिड और आपके यहाँ पे ये फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो इनके मदद से आपके ये फॉर्म होते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे और चीज़ें देखोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो आपका ये SER है ना, ये आपका हेल्प करता है यहाँ पे डिटॉक्सिफाई करने में, ठीक है? डिटॉक्सिफाई करने में आपका ये हेल्प करता है बहुत सारे पॉइजन्स को, ठीक है? पॉइजन्स को यहाँ पे डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब जो यहाँ पे टॉक्सिसिटी होती है उसकी, उसको कम करने का यहाँ पे काम कर रहा है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। पॉइजन्स को भी और साथ ही साथ ड्रग्स को भी, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पे ये याद रख सकते हो। फिर आप यहाँ पे ये भी याद रख लेना साथ ही साथ कि आपके जो ये RER होता है ना, इसके पास प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है? राइबोसोम सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे आइडिया होगा। ये आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इन्हीं के मदद से आप देखोगे आपका ना यहाँ पे प्रोटीन जो आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ रुकना, यहाँ पे मैंने शायद आपको उल्टा बोला होगा, तो यहाँ पे याद रखना कि प्रोटीन्स यहाँ पे बेसिकली RER बनाता है, ठीक है? और वो क्यों बना पाता है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो हम इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, पर आपको ये याद रखना है कि राइबोसोम जो है सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल है, वो आपकी हेल्प करते हैं यहाँ पे प्रोटीन बनाने में, और इसलिए हम इनडायरेक्टली ये बोल देते हैं, क्योंकि RER के पास राइबोसोम्स होते हैं ना, इसलिए हम लोग इनडायरेक्टली ये बोल देते हैं कि RER ही जो है वो आपके प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पर वो किसकी वजह से बना पा रहे हैं वो हमें आइडिया होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे राइबोसोम्स। और आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको डॉटेड से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका ER है, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर ये रफ आपको बनाना है तो इसका मतलब है इसके ऊपर आप ऐसे डॉट डॉट्स लगा दोगे ना, तो ये डॉट डॉट जो है बेसिकली ये आपके RER में जो आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसको डिनोट करते हैं, ठीक है? तो ये डॉट्स आपके बेसिकली राइबोसोम्स है जो आपके यहाँ पे इसमें प्रेजेंट है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा एक छोटा-सा पॉइंट और याद रख लेना, वो है आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का, ठीक है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे कि आपकी जो मेम्ब्रेन बन रही है ना, वो बेसिकली आपकी RER और आपके यहाँ पे RER और SER की मदद से बनती है। RER आपका देता है यहाँ पे लिपिड्स को, और आपका ये जो जो SER है ये आपका देता है यहाँ पे लिपिड्स को, और RER आपका देता है यहाँ पे प्रोटीन्स को, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस आपको देखने को मिलता है ये आपकी बनती है लिपिड्स प्लस प्रोटीन से। लिपिड्स आपका देता है SER और प्रोटीन आपका देता है RER, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये छोटी सी चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये, ठीक है?
फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा जूम इन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपके है राइबोसोम्स। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है स्नेक टाइप स्ट्रक्चर टाइप में, तो ये आपका एक मतलब यहाँ पे ये आपका क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। पर आपको यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप देखो तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है, तो आप वही मार्क कर दोगे। और फिर अगर आप देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे ये, जिसके अंदर एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा डॉट, तो ये बेसिकली है एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर ना आपको यहाँ पे ये छोटी सी डॉट जो स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो एक तरीके से, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फिफ्थ वाले पे न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे जो आपका फोर्थ बेसिकली यहाँ पे डिनोट कर रहा है ना, वो आपका होने वाला है क्या, वो आपका होने वाला है यहाँ पे एक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि राइबोसोम्स आपको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, हमने फिर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल हमने यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके यहाँ पे दो तरीके के होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल वॉल्स की हम यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ अगले क्वेश्चन में चलो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा अलग से यहाँ पे लिखवा दूंगा। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे डायग्राम मैंने लगा रखा है, तो यहीं पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो देखो सेल वॉल के बारे में आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो प्लांट्स के सेल वॉल होते हैं ना, ये आपके बनते हैं सेलुलोज से। ठीक है, ये आपके किससे बनते हैं, ये बनते हैं सेलुलोज से। वहीं पे जो आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल्स होते हैं, ये आपके बनते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन। वहीं पे फिर जो आपके फंगाई के जो आपके होते हैं सेल वॉल्स, ठीक है, ये आपके बनते हैं शीटेन से। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी चीज़ डिस्कस कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इसलिए आपको यहाँ पे बताई जा रही है, तो इसको ज़रूर आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो न्यूक्लियस हमने यहाँ पे देख लिया है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ वाला भी देख लिया और स्मूथ वाला भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, वैक्यूल हमने देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे देख लिया है। अब देखो यहाँ पे जितनी चीज़ें अब बची हैं वो आपकी यहाँ पे उन सब के ऊपर ना आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे वो चीज़ें आती जाएंगी वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म बेसिकली बस इतना याद रखो, ये आपका फ्लूइड है जो आपका यहाँ पे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो उसको ही हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा आप देखो राइबोसोम्स हमने कर चुके हैं और सेल वॉल हमने यहाँ पे कर ली है, और आपका यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे चीज़ें बची उन सब के ऊपर आगे आपके क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे हम चीज़ों को अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस। तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा तरीका है यहाँ पे जो आपके एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल दे देगा और उसके फंक्शन क्या है ये आपको बताना होता है। तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हर एक ऑप्शन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है। ठीक है, तो आपको ना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले ये चीज़ डिस्कस नहीं करी माइटोकॉन्ड्रिया वाली फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अब हम यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल हम लोग यहाँ पे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ना ये रिलीज करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आपका एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली ना एनर्जी को रिलीज कर रहा है यहाँ पे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ आपका एटीपी। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। दूसरा याद रखना कि इनके पास खुद का यहाँ पे डीएनए होता है, प्लस आपके इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये खुद के, ठीक है, ये आपके यहाँ पे खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेक इट्स ओन प्रोटीन, तो यहाँ पे ये खुद के क्या बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। इनके पास खुद का डीएनए है, राइबोसोम्स है, एनर्जी को रिलीज करते हैं एटीपी के फॉर्म में जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी यहाँ पे बोला जाता है। तो ये भी सब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ठीक है, फिर अगर मान लो आपसे शेप के बारे में पूछे तो याद रखना ये आपका ना एक सॉसेज शेप आपका यहाँ पे ये देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और डायमीटर भी यहाँ पे याद रख लेना 0.5 से लेके आपका 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपका रहता है इसका यहाँ पे डायमीटर। ठीक है, तो डी मतलब यहाँ पे डायमीटर है, चलो यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ इसको यहाँ पे हटा के। तो यहाँ पे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, 0.5 से 1। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे दे रखा है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जैसे आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का।
ठीक है? तो ये जो आपका यहाँ पे बीच में दिख रहा है ना, इसको बेसिकली इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे सॉसेज शेप का आपका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है? और अच्छे से अगर आप देखोगे तो आप इसको यहाँ पे अलग से गूगल के थ्रू आप इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपको एक दे के रखा है, यहाँ पे एक दे रखा है। तो ये सब आपके माइटोकॉन्ड्रियाज ही है, ठीक है? तो यहाँ पे सब चीज़ों को यहाँ पे याद रखना। अब इसका यहाँ पे जो काम है, बेसिकली इसका काम होता है हमारा, अगर हम बात करें तो इसका काम होता है हमारे यहाँ पे रेस्पिरेशन का, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे क्यों रेस्पिरेशन का एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे बात करी एटीपी के फॉर्म में, तो हमारे यहाँ पे रेस्पिरेशन के टाइम में भी हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का यहाँ पे हमारी हेल्प करता है रेस्पिरेशन करने में, ठीक है? सांस लेने में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा आपका रोल होता है, ठीक है? तो अगर आप देखो डी में आपको दे रखा है फोटोसिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है? फिर आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मतलब हमें इस चीज़ से सिर्फ एक चीज़ पता होने से फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का हमने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया अभी तक, ठीक है? दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद भी होगा कि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जहाँ पे आपका सनलाइट जो है एक तरीके से आप समझो तो एज अ कैटलिस्ट आपका हेल्प करता है ग्लूकोज बनाने में, ठीक है? तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे केमिस्ट्री में रिएक्शंस भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो आपको यहाँ पे वो रिएक्शन भी याद होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली ये आपका क्या काम करेगा, तो ये आपका काम करेगा आपका, जब हम बात करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस का, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखें आपको दे रखा है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करेगा ना कि प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है? तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। तो इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब बी में आपको यहाँ पे सही दे रखा है फोटोसिंथेसिस, और ए में भी सही दे रखा है, मतलब हमें यहाँ पे दो चीज़ पता चली, दो के फंक्शन पता चले, तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम्स अभी मैंने आपको बताया था आर ई आर में प्रेजेंट होता है, और आर ई आर बेसिकली आपका प्रोटीन बना पाता है, वो इसीलिए बता पाता है क्योंकि आपका उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो आपके कौन होते हैं, वो आपके राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइबोसोम्स आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन दे रखा है, ये आपका हो जाएगा गलत। करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल गया ए ऑप्शन। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, और आर ई आर वो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। पर यहाँ पे ये चीज़ प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, आपको ना इनडायरेक्टली वो भी लिखा हुआ मिल सकता है स्टेटमेंट, ठीक है? तो उस पर हमें अच्छे से फोकस करना है, हम इसलिए इनडायरेक्टली उसको बोलते हैं, पर उसका रियलिटी में वो फंक्शन होता नहीं है। जो रियल फंक्शन है वो आर ई आर का, वो ट्रांसपोर्ट करना होता है प्रोटीन को। पर हम लोग गलत ये समझ लेते हैं कि आपका आर ई आर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। राइबोसोम जो उसमें प्रेजेंट होते हैं ना, उसकी मदद से वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है। तो हमें इनडायरेक्टली बोलते हैं, पर वो चीज़ करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चन जब भी अगर ऐसा आए तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है। तो राइबोसोम्स आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जो आपका यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बेसिकली उन प्रोटीन जो यहाँ पे बने हैं राइबोसोम से जो बनाए हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे, पहला ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर मान लो आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिया होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियस का काम होता है यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस का, ठीक है? डीएनए सिंथेसिस का। फिर अगर मान लो आपको दिया होता है यहाँ पे एस ई आर, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था लिपिड्स ये बनाता है, तो इसका काम होता है यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस का, ठीक है? तो ये भी पॉइंट याद रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पे राइबोसोम्स तो यहाँ पे बता ही चुके हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया जा सकता है एमाइलोप्लास्ट, तो ये भी याद रखना है, ये आपका बनाता है बेसिकली यहाँ पे स्टार्च सिंथेसिस करता है यहाँ पे ये, ठीक है? तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है आपकी लिपिड्स वगैरह से होती है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है? फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स की लेयर्स बेसिकली आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक? तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और गोल्गी अपैरेटस अभी तक आया नहीं है, वो आगे आएगा, वहाँ पे हम और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला आपको दे रखा है कि विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। तो यहाँ पे अगर आपसे बात करी जाए कि आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका यहाँ पे इन सेल ऑर्गेनल्स में से कौन सा आपका डाइजेशन में हेल्प करता है आपके फॉरेन मटेरियल्स को, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे लाइजोसोम्स, ठीक है? तो लाइजोसोम्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पे हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। आपको दिखने में ज़रूर लग रहा होगा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इजी टाइप है, पर तब भी यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं, ठीक है? क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि अब जैसे यहाँ पे आपको डाइजेशन दिख गया,
अब यहाँ पे मान लो मैं डाइजेशन की जगह यूज़ कर दूँ कि आपका जो लाइसोसोम है वो एक आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, तो वहाँ पे लोग गलत सोचने लग जाते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना अलग अलग तरीके से आपको एक ही चीज़ पूछी जा सकती है। तो जो आपका लाइसोसोम है ये आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ये, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है आपके सेल का, ठीक है, ऑफ द सेल। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे इसका, तो याद रख लेना यहाँ पे ये। और इसके साथ डाइजेशन का भी ये काम करता है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो आपका लाइसोसोम होता है ये आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका ये डबल मेम्ब्रेन है या फिर सिंगल मेम्ब्रेन है, तो ये आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये याद रखना, या फिर आपसे बोल सकता है सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। इस तरीके से भी आपसे आपको यहाँ मतलब यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके अलावा यहाँ पे आपको ना एक डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही यहाँ पे ये डाइजेशन का आप बोल सकते हो यहाँ पे फंक्शन करता है। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, तो वो है आपका यहाँ पे हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बेसिकली आपका इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से यहाँ पे ये एक डाइजेशन का यहाँ पे फंक्शन बोल सकते हो आप, यहाँ पे ये करता है। और ये जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है ये कौन बनाता है, तो ये बनाता है आपका यहाँ पे RER, ठीक है, मेड बाय RER, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपका हो गया यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इसको प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे इसलिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी अभी तक किसी भी चीज़ में आपका यहाँ पे दिक्कत हो तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। तो यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे सेल वॉल से रिलेटेड। कि देखो सेल वॉल से रिलेटेड जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म में आपकी सेल वॉल फाउंड नहीं होती है। तो देखो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो बेसिकली एनिमल का पार्ट होगा, ठीक है। या फिर आपके कुछ अलग भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपके जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी हमने यहाँ पे जैसे डिस्कस किया था कि सेल वॉल आपकी प्लांट के अंदर होती है पर एनिमल के अंदर नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप टेप वॉर्म देखोगे ना तो ये आपके एनिमल्स है एक तरीके, ठीक है, पैरासिटिक आपके यहाँ पे एनिमल्स आप इनको काउंट कर सकते हो। तो इनमें आपको ना सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। वहीं पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आपकी सेल वॉल होती है और उसमें मैंने आपको बताया था किन किन चीज़ों से बेसिकली आपकी यहाँ पे बनी होती है ना, ये मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर आपका यहाँ पे जो डाई एटम दे रखा है ये आपका एक तरीके से होता है यहाँ पे एल्गे, इसके अंदर भी आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, ये भी पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। फिर अगला आपको यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे वो होता है आपका यहाँ पे मशरूम। तो मशरूम अगर आप देखोगे तो ये आपका एक तरीके से आप फंगस होता है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो फंगाई है एक तरीके का। या फिर आप इसको फूड में थोड़ा काउंट कर सकते हो, प्लांट में काउंट कर सकते हो आप सिंपल टर्म्स में अगर आप देखो। तो ये पॉइंट भी सब आपको यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे मशरूम आपका एक तरीके का यहाँ पे फंगाई है, ठीक है। और बैक्टीरिया आपका हो गया, डायटम आपका है एक एल्गे और टेपवर्म आपका यहाँ पे एक एनिमल ही है, तो उसमें आपके यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी नहीं। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, टेपवर्म। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो अभी मैंने आपको बताया आपका एक ऑप्शन तो होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिर्फ एक ही में माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका वहीं करेक्ट हो जाएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जानना होगा आपके प्लास्टिड्स के बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका एनिमल प्लांट सब में प्रेजेंट होता है, पर प्लास्टिड्स जो है ना आपके ये, इनके ऊपर हम थोड़ा अगर बात करें तो जो आपके ये प्लास्टिड्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में ही यहाँ पे ये पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ऐसा है जो आपका प्लांट एनिमल सब में पाया जाएगा, पर ये आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो आपका सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपकी ये हो जाती है। दूसरी ये हो जाती है कि इसके अलग अलग टाइप भी होते हैं। जैसे आपका टाइप पे देखोगे तो पहला आपका होता है यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है यहाँ पे कलर्ड प्लास्टिड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जो यहाँ पे प्लास्टिड होगा वो आपका बेसिकली कलरफुल रहता है, ठीक है। फिर एक होता है आपका यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट आपका रहता है यहाँ पे वाइट कलर का आप बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे कलरलेस, ठीक है। या तो कलरलेस बोल लो या फिर वाइट बोल लो, आपको किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रखना। फिर अगला यहाँ पे आपको याद रखना है
कि आपके इस पर्टिकुलर के पास, ठीक है, आपके इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल के पास इनका खुद का डीएनए भी होता है और आपके यहाँ पे इनके पास खुद का राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ज़्यादा ही एक बोल सकते हो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके पास खुद का डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, और ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं आपके यहाँ पे प्लांट्स में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर आप बोल सकते हो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ का। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये आपका व्हाइट कलर में, ये आपको पता चल गया। अगर फंक्शंस मान लो यहाँ पे बोला जाता, तो याद रखना ये ना स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो ये स्टोर करता है आपके यहाँ पे स्टार्च को, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको स्टोर किया जाता है, ताकि अगर अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अगर प्लांट को, तो अगर आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो वो स्टार्च ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो वो स्टार्च के फॉर्म में बेसिकली एनर्जी स्टोर होती है यहाँ पे प्लांट के अंदर, और ह्यूमन में एनर्जी स्टोर होती है एक्स्ट्रा जो होती है वो आपकी होती है ग्लाइकोजन के तौर पे, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अपना प्लास्टिड्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड डैश। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये आपके किन किन चीज़ों से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना ये आपके डीएनए और प्लस आपके यहाँ पे प्रोटीन्स, ठीक है। इन दो चीज़ों के आपके यहाँ पे ये बने हुए होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे अपना प्रोटीन, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है वैसे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे और कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं। तो आपको यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये आपके क्या है, ये आपके डीएनए प्लस प्रोटीन से यहाँ पे बने हुए होते हैं। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा और देख ले, तो देखो क्रोमोसोम्स की जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मान लो आपकी स्ट्रक्चर दिया जाए, आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दे, तो यहाँ पे याद रखना कि पहली बात तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड शेप का होता है, ठीक है। रॉड शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्रोमोसोम का देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगला आपको याद रखना है कि इनके अंदर आपको डीएनए देखने को मिलता है, प्लस आपको इनके अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है। तो यही आपको यहाँ पे पूछा जा रहा था कि आपका डीएनए और आपका क्या चीज़ कंपोज्ड बेसिकली आपको देखने को मिलता है यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर। फिर डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता हो सकता है फुल फॉर्म दे दे, एक सिंपल क्वेश्चन दे दे। तो आपका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो, या फिर आप बोलो वन लाइनर आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे हो सकता है आपके पूछ लिया जाए, ठीक। तो अभी तक यहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस किया आपके यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में। अब देखो यहाँ पे ना जो डीएनए है, डीएनए बेसिकली आपने देखा होगा कि आपका ना ये जीन्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जीन्स बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। डीएनए से आप ये बता सकते हो कि कौन किसके बेटा है, आप ऐसे समझ लो सिंपल टर्म्स में, ठीक है। वो सब आप डीएनए के हेल्प से ही बता पाते हो क्योंकि उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपका यहाँ पे मान लो आपके पास एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर आपका है यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे डीएनए, और डीएनए के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जीन्स, ठीक है। और डीएनए को हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल भी बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल भी यहाँ पे बोलते हैं। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, हो सकता है आपसे यहाँ पे वन लाइनर ही पूछ लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपसे ये पूछता है कि डीएनए आपका फॉर्म कहाँ होता है, तो याद रखना वो आपका होता है यहाँ पे न्यूक्लियोइड में, ठीक है। न्यूक्लियोइड में आपका यहाँ पे डीएनए क्या होता है, यहाँ पे आपका फॉर्म होता है। तो ये भी एक आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिकली आपका जो न्यूक्लियोइड होता है ना, ये आपका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपसे इसके बारे में पूछ ले, तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना, ये आपका एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रीजन होता है जहाँ पे आपका डीएनए फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि न्यूक्लियोइड आपका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जहाँ पे आपका डीएनए फॉर्म होता है। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सीडीएस टू 2019 से। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्लोरोफिल जो आपका फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, या वो किससे एसोसिएट करता है। तो ये आपका यहाँ पे याद रखना है, ये आपका एसोसिएट करता है मेम्ब्रेनस वेसल से, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के। और अगर मान लो यहाँ पे ये प्रोकार्योटिक की जगह आपको ना कोई यूकार्योटिक दिया होता है, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ पे ऐसी चीज़ दी होती है जो आपके यहाँ ना यूकार्योटिक सेल से बने हैं, तो यहाँ पे याद रखना कि यूकार्योटिक की जब बात करेंगे तो ये आपका रिलेट करता है प्लास्टिड से, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, तो यहाँ पे प्लीज़
इसको भी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अगर मान लो आपको दिया जाता है कि फोटोसिंथेटिक यूकारियोटिक से कौन सा आपका जो यहाँ पे ऑर्गेनल्स में से यहाँ पे होता है, इनमें से किससे रिलेट करता है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, तो वो आपका यहाँ पे रिलेट करेगा प्लास्टिड से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरा याद रखना, क्योंकि आपके यहाँ पे ये प्रोकार्योट है, तो इसके अंदर कोई भी जो आपके ऑर्गेनल देखने को मिलेंगे ना, वो आपके मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे चलो थोड़ा हम लोग यहाँ पे ना डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपको ना दो टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक आपका होता है यहाँ पे प्रोकार्योटिक, प्रोकार्योट्स, ठीक है। दूसरे आपके होते हैं यहाँ पे यूकार्योट्स, ठीक है। दूसरे आपके होते हैं यहाँ पे यूकार्योट्स, ठीक है। अब प्रोकार्योट्स जो होते हैं वो आपके यहाँ पे स्मॉल साइज के होते हैं, साइज वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें, और जो यूकार्योट होते हैं ये आपके यहाँ पे लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। पहली चीज़, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाता है कि इसके अंदर ना कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स या फिर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जिस सेल ऑर्गेनल के पास खुद की मेम्ब्रेन है, जो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन से जो आपके बाउंड होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, वो आपके यहाँ पे प्रोकार्योटिक का एग्जाम्पल नहीं है। वहीं पे अगर आप इन यूज इसमें देखोगे तो इनमें ये अलाउड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अलाउड लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नो के ऊपर फोकस करना, यहाँ पे ये अलाउड के ऊपर फोकस करना, ठीक है। फिर अगली चीज़ आपकी आ जाती है यहाँ पे कि इनके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओनली सेल ऑर्गेनल है यहाँ पे ये, जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोकार्योटिक में। और इधर क्या होगा, इधर आपके यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम्स, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, अगर हम प्लांट में बात कर रहे हैं तो सब कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है। हर एक सेल ऑर्गेनल आपको देखने को मिलेगा, पर प्रोकार्योटिक में आपको सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स ही देखने को मिलते हैं। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि ये आपका है यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे ना आपको सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको मोर देन वन क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। मोर देन वन क्रोमोसोम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक आपका एक डिफरेंट आपका यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अलग से, ठीक है। यहाँ पे प्रोकार्योटिक, यहाँ पे यूकार्योटिक। तो अगला आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आप इनके पास ना कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास नहीं है, और जबकि इनके पास अगर देखोगे तो इट हैज़, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ या फिर दे कर दे रहा हूँ, दे हैव, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये याद रख लेना, ठीक है, डिफरेंस को। तो ये सब आपके कुछ डिफरेंस है आपके प्रोकार्योटिक के और आपके यहाँ पे यूकार्योटिक के। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे ज़रूर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर बाकी न्यूक्लियोइड्स हम देख चुके हैं, जहाँ पे आपका डीएनए बनता है, जो आपका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जहाँ आपका डीएनए बन रहा है। प्लास्टिड हम देख चुके हैं, क्रोमोसोम भी हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो आपके लाइजोसोम होते हैं ये बेसिकली आपके ना वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का यहाँ पे काम करते हैं, इनको बोला जाता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो उस टर्म की वजह से ही ना इनको सुसाइड बैग्स भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये टर्म वहाँ पे नहीं लिखवाई थी, क्योंकि आगे आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन था, तो इसलिए आपका यहाँ पे याद रख लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, स्टैटिक जीके का ही यहाँ पे पार्ट हो गया। तो लाइजोसोम्स को यहाँ पे सुसाइड बैग के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे चीज़ों को डाइजेस्ट करने का भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का भी यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खुद से बेसिकली आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि फट के यहाँ पे आपके जो बॉडी के अंदर जो अगर कोई दिक्कत है उस चीज़ को यहाँ पे सही करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ यहाँ पे इसको याद रख लेना। बाकी तीनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। तो देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन चुका है। क्यों बन गया है सिंपल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल के अंदर आपकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती है, पर एनिमल सेल के अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखो आप ये बोल सकते हो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पता हो तो आपके यहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो एक जगह पे ही खड़े हैं, ठीक है। उनको मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उनको चाहिए नहीं होती है, उनको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो सेल वॉल जो है ना वो आपको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है।
वहीं पे अगर आप एनिमल के तौर पे बात करो तो आप हमेशा यहाँ पे मूवमेंट करते रहते हो, तो आपके यहाँ पे जो सेल है वो बेसिकली आपका आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो आपकी सेल मेम्ब्रेन की रहती है, वो सेल वॉल की नहीं रहती है। तो सेल वॉल जो है वो आपका ना स्ट्रक्चर को रिजिड बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्ट्रेंथ देती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपके थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपके यहाँ पे देती है, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक। फिर इसके अलावा अगर हम इसी में ही अगर हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे हमने राइबोसोम्स के ऊपर तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता ही चुका हूँ, और फिर हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, तो देखो न्यूक्लियोलस बेसिकली आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका प्रेजेंट किसके अंदर है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका प्रोड्यूस करता है आपके राइबोसोम्स को, ठीक है। ये आपके राइबोसोम्स को क्या करता है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है। अगर हम स्ट्रक्चर को देखना चाहे तो मैंने आपको यहाँ पे शुरू में ही एक डायग्राम लगा रखा था, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, न्यूक्लियस के अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस आपका यहाँ पे ये है, पूरा आपका है ये न्यूक्लियस, ठीक है। जो आपका हल्का सा पिंक कलर दिख रहा है ये आपका कंप्लीट है न्यूक्लियस। अब जो इसमें ये डार्क कलर दिख रहा है ना, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। और यही अगर आप देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन में जो ये डॉट सी दिख रही है ना, ये आपका है न्यूक्लियस, और ये कंप्लीट आपका है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपके यहाँ पे राइबोसोम्स को भी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो ये भी एक आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपका CDS2 2022 का आपको पूछा हुआ है। तो यहाँ आपसे पूछा आ रहा है कि इन प्लांट सेल, ठीक है, बस इतना सा दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि इन प्लांट सेल न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस के पास भी उसके खुद की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, जो आपकी स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आपका ये हो जाएगा आपका गलत, और गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसने ये स्टेटमेंट दे दी कि न्यूक्लियस के पास इसकी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे ये क्या है, आपका गलत है, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। दूसरा अगर हम देखें तो आपको दे रखा है कि न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के पास खुद की मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन है, और वो आपस में सेपरेट करते हैं उस चीज़ से। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपकी न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन होती है और आपके क्लोरोप्लास्ट के पास भी मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी भी हम यहाँ पे चलो पढ़ लेते हैं, वैसे हमें आंसर मिल चुका है अभी तक। सी आपको बोला जा रहा है कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन। अब ये आपका गलत हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट को भी यहाँ पे मेम्ब्रेन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, और बेसिकली हमें वो देखने को भी मिलती है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होती है, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है। और ये एक चीज़ तो और भी याद रखना कि आपका यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके अंदर आपको यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि डबल मेम्ब्रेन जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, जिसमें से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो एक तरीके से एनवलप का काम करती है, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे एनवलप का काम करती है, और जो आपके यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो परमिएबल होती है, जिसके थ्रू आपके जो मटेरियल्स है, ठीक है, आयंस वगैरह है, वो आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे इम्परमिएबल की तरह यहाँ पे काम करती है, ठीक। तो यहाँ पे ये 2 लेयर का स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का, तो इसलिए यहाँ पे ये तो आपका गलत ही हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट को मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। फिर उसके बाद आपको देखो, आपको लास्ट जो दे रखा है उसके बारे में अगर हम देखें तो लास्ट आपको दे रहा जा रहा है कि बोथ न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास उनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। तो ये हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ना जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी यहाँ पे है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक तरीके से ना एनर्जी जनरेशन में भी आपकी एक तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ पे इसके पास मेम्ब्रेन होना भी ज़रूरी है। अगर आप ये सोचो कि क्यों इसको मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, तो ये एनर्जी आपका एनर्जी जो है यहाँ पे जनरेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसके पास
मेम्ब्रेन का होना उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेमी परमिएबल या फिर परमिएबिलिटी है बेसिकली वो क्या बताती है कि कुछ चीज़ों को ही आप अंदर बाहर के लिए आप अलाउ कर सकते हो, है ना? तो इसलिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी बनी होती है। अब हर चीज़ को आप अलाउ कर दोगे अपने बॉडी के अंदर जाने में, तो आपके यहाँ पे आपके बॉडी के लिए वो सही चीज़ नहीं है। तो इसी तरीके से हर सेल ऑर्गेनल के पास जिसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है, वो यहाँ पे यही चीज़ को यहाँ पे करता है कि उसके अंदर कुछ ही चीज़ें जा सकती है, हर एक चीज़ नहीं जा सकती है, ठीक है? तो इसलिए आपका यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों के पास क्या है यहाँ पे, तो इन दोनों के पास आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का कौन सा करेक्ट फीचर है, ठीक है? तो इसमें देखो मैंने आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फोस्फोलिपिड से रिलेटेड, है ना? क्योंकि आपकी यहाँ पे ये लेयर से बनी हुई होती है, तो लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड जो आपका यहाँ पे है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है तो हमें आंसर यहाँ पे पता चल गया कि आपका जो मेम्ब्रेन का फीचर है एक, वो ये है कि ये जो आपका मेम्ब्रेन है बेसिकली ये एक बाई लेयर है आपके फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आगे भी फिर दे ही रखा है कि इन विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड, जिसके अंदर आपको प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं फोस्फोलिपिड से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। बाकी अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल लिपिड दे रखा है तो ये आपका गलत हो जाएगा, फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, और न्यूट्रल लिपिड दे रखा है तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो फीचर अगर हम देखें तो ये आपका बेसिकली एक तरीके का बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जो आपका कोलेस्ट्रॉल या फिर आप बोल लो मतलब कोलेस्ट्रॉल और आपके यहाँ पे प्रोटीन दोनों को यहाँ पे रखता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी आप यहाँ पे भूलना मत, कहीं से भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है, ठीक? फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग इनमें से आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? अब देखो पहला आपको यहाँ पे जो दिया है वो आपको दिया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी सेलुलोज से बनी होती है। तो ये तो आपका यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपका सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है जब हम प्लांट सेल की बात करें, ठीक है? तो सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता तो वो आपकी सेलुलोज से बनती है, ठीक है? ना कि आपका सेल मेम्ब्रेन बनता है। फिर दूसरा आपको दिया है कि इट इज़ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस। तो देखो हर एक सब्सटेंस के लिए तो नहीं होगा, ये तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। कुछ कुछ ही चीज़ें होंगी ऐसी जिसको ये अलाउड करा जाएगा इसके थ्रू, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हर एक चीज़ के लिए तो यहाँ पे ये परमिएबल नहीं होगा। अगला आपको दे रखा है कि ये आपकी एक फ्लेक्सिबल है, जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल मेम्ब्रेन आपको फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से आप देखोगे तो वो प्रोवाइड की जाती है उसके थ्रू। तो ये एक फ्लेक्सिबल है, अभी तक सही है। दूसरा आपसे एंड लगा के बोला जा रहा है कि इनेबल द सेल टू इनगल्फ मैनी मटेरियल। अब इनगल्फ मैनी मटेरियल इसका अगर हम यहाँ पे थोड़ा मतलब अगर हम यहाँ पे समझे तो देखो इनगल्फ का अगर हम बात करें, इनगल्फ मतलब होता है एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो आपके ना आसपास की चीज़ें हैं ना उसको कवर करने का यहाँ पे ये काम करती है, ठीक है? मतलब एक तरीके से कि जो उसके आसपास की चीज़ें होंगी ना उनको यहाँ पे क्या करेगी, उनको सराउंड करने का काम करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या एक तरीके से बोल सकते हो कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी एक फ्लेक्सिबल है, और जो इसके अंदर जैसे आपको पता है ना न्यूक्लियस इसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर है, ईआर जो आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ है चाहे रफ है, तो ये सब क्या है? ये आपके सेल वॉल है। तो इन सब को सराउंड करने का ये काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे आपको दे रखा है अलग तरीके से। देखो यहाँ पे पूछा है, हो सकता तो ये डायरेक्ट पूछ सकते थे कि ये सेल जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको सराउंड करने का काम करती है, पर इन्होंने थोड़ा घुमा के पूछ दिया कि आपका ये एक फ्लेक्सिबल है, दूसरा यहाँ पे कि इनगल्फ करती है मैनी मटेरियल, मतलब उनके सराउंडिंग में जो चीज़ है उनको ये आपके अंदर रखती है, ठीक है? मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर रखती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा जो राइट आंसर निकलेगा वो भी हमारे यहाँ पे सी ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ठीक है? अगला आपको दे रखा है कि डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि यहाँ पे ये अलाउड करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर और बाहर के लिए। तो इसकी वजह से ही आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है? तो परमेबिलिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो कुछ चीज़ों को अलाउड करा करता है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन अंदर और बाहर जाने के लिए, उनमें एक आपका होता है CO2, एक होता है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, और आपका होता है यहाँ पे पानी, ठीक है? वाटर H2O। तो इन सब को बेसिकली यहाँ पे जो आपका सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर बाहर करने के लिए अलाउड करता है, मतलब इन सब के लिए यहाँ पे ठीक है।
पर बाकी हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे ये नहीं है कि कोई भी आएगा और ये आपको अलाउड कर देगा अंदर आने के लिए उस मटेरियल को। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको ये दिया था ना फॉर ऑल, इसलिए आपकी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो आई आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई, बाकी कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आपको फंक्शन बताना है जो यहाँ पे ये नहीं करता है। तो देखो नॉट जो बोला है, नॉट मतलब आपका करेक्ट आंसर वो होगा जो आपके गलत स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ लिपिड का सिंथेसिस करता है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। फिर आपका ये स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है, एकदम करेक्ट है आपका। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया नहीं पर यहाँ पे ये फैक्ट है, इसको प्लीज़ यहाँ पे याद रख लेना। बाकी आपका जिसको ये सिंथेसाइज करेगा उसको ही बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करेगा, तो आपका यहाँ पे ये ए भी करेक्ट है। और क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिंथेसिस जो है प्रोटीन का वो कौन करता है, वो आपका राइबोसोम्स करता है, ठीक है, राइबोसोम्स करते हैं। और फिर उनको ट्रांसफर करने का काम करता है आपका यहाँ पे RER, ठीक है। ट्रांसफर में आपका कौन काम करता है, तो वो आपके काम करते हैं RER। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी यहाँ पे याद रख लेनी है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और जो ये बाकी तीन आपको दे रखे हैं ये सारे आपके SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन हो जाएंगे, जहाँ पे ट्रांसफर करना मटेरियल को, लिपिड को सिंथेसाइज करना और आपके हार्मोन्स को सिंथेसाइज करना इसका मेन फंक्शनैलिटी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मेनली फंक्शंस एज स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम का स्टोर हाउस कौन है? तो देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे बहुत टाइम बाद मतलब बहुत पहले यहाँ पे बता चुका हूँ कि लाइजोसोम जो है इसको हम लोग यहाँ पे सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस भी कर चुके हैं। साथ ही साथ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इसके अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है, ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है, जो हमने देखा था हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आपको यहाँ पे देखने को मिला था, जो RER के मदद उसकी मदद से आपका बनता है। तो इसलिए आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो ना, इनडायरेक्टली आपको यही पूछा जा रहा है कि आपका किसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है डाइजेस्टिव एंजाइम आपके स्टोर रहते हैं। तो उसको स्टोर हाउस को बेसिकली हम यहाँ पे लाइजोसोम बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपको यहाँ पे बार बार पूछी जा रही है, बस अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है। तो प्लीज़ यहाँ पे इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पूछा गया है तो वापस से आपको अलग तरीके से भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपको दे रखा है डेस्मोसोम्स की। देखो जो आपके यहाँ पे ये डेस्मोसोम्स है ना, ये आपके प्रोटीन ही है, ठीक है। पर ये एक तरीके की ना कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो या फिर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन आपके ये होते हैं। ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका क्या काम करते हैं, ये बेसिकली आपके ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनेंस के, ठीक है। मेंटेन करने का यहाँ पे ये काम करते हैं। आपकी जो भी मान लो आपके जो टिश्यूज़ हैं उनकी जो मैकेनिकल जो भी चीज़ें उनको चाहिए होंगी, ठीक है, उनको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं यहाँ पे, ये डेजोसोम्स करते हैं, ठीक है, डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स एक तरीके के स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, सॉरी प्रोटीन है, जो कि मेंटेन करने का काम करते हैं मैकेनिकल एक्टिविटी को टिश्यू की, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे पहली बार ऐसी चीज़ें आ रखी है, मतलब नई नई आपको बोल देखने को मिलेंगे यहाँ पे टर्म्स, क्योंकि ये पुराना पेपर है। तो इसको आप यहाँ पे ज़रूर याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर हम चलते हैं, बाकी देखो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, राइबोसोम्स और वैक्यूल्स वगैरह। वैक्यूल्स आपको लार्ज स्मॉल साइज ज़रूर याद रख लेना, किस में लार्ज साइज़ का होता है, किस में स्मॉल साइज़ का होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि ऑस्मोसिस जो है ये एक आपका प्रोसेस है, जहाँ पे आपको ना वाटर की मूवमेंट देखने को मिलती है एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब वो वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ देखने को मिलती है, अब ये पूछा जा रहा है। तो देखो हमेशा याद रखो कि ऑस्मोसिस में ना आपका मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। और वो भी आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मतलब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, आपको पहला दिया है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अभी तक करेक्ट था। पर उसके बाद इन्होंने दे दिया थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन, और सॉरी सेल वॉल। तो इसकी वजह से आपका हो जाएगा ये गलत, ठीक है। सेल वॉल करेक्ट नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होता तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ वो चीज़। फिर अगला आपको दिया है कि लो कंसंट्रेशन से, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप हाई टू लो जाते हो, ठीक है। हाई टू लो जाते हो और वो भी आप अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो हाई टू लो टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ फुली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपकी कैसी मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर आप सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हो, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हो। तो अलग अलग नाम से आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा नाम भी लिख दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये भी पॉइंट याद रखना। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। अपने शुरू के तीनों तो गलत हो गए, तो राइट आंसर अपना यहाँ पे डी ऑप्शन। तो बेसिकली आपका ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपके वाटर का मूवमेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, वो भी आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चले तो इफ द रेड ब्लड सेल आरबीसी ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सेलाइन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन टू ब्लड, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसी। अब देखो यहाँ पे ना, आप अगर आप ध्यान लगाओ तो आपको ना तीन टाइप के सोल्यूशन याद होंगे कि हमने यहाँ पे कर रखे हैं। ठीक है, तो वो तीन टाइप के आपके कौन से सोल्यूशन है, उसमें से एक सोल्यूशन तो आपको चलो यहाँ पे ही दे दिया है, वो है आपका यहाँ पे आइसोटोनिक। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देखा है कि आपके दो तरीके के और होते हैं इसके अलावा। एक आपका होता है यहाँ पे हाइपोटोनिक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक आपका होता है यहाँ पे हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपो और हाइपर। और तीसरा आपका होता है यहाँ पे आइसोटोनिक। अब ये जो हाइपोटोनिक है ना, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब आप इस सोल्यूशन में यहाँ पे सेल को डालोगे ना, तो सराउंडिंग वाला जो चीज़ होगी, जो मटेरियल होगा, उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा इनसाइड ऑफ सेल से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड आप बोल सकते हो या फिर आप सराउंडिंग बोल लो, इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सेल के इनसाइड से। ठीक है, कंसंट्रेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। इसका ठीक अपोजिट हो जाता है आपका यहाँ पे हाइपरटोनिक, जहाँ पे आपका आउटसाइड का जो कंसंट्रेशन होगा वो आपका कम होगा सेल के इनसाइड से। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना कि इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा ना, कि आपका जो पानी है, ठीक है, आपका यहाँ पे जो पानी है वो बेसिकली गेन करना शुरू कर देगा आपका सेल। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि आपका जो सेल है वो बेसिकली गेन करना शुरू कर देगा पानी को। ठीक है, जिसकी मदद से आपको ऐसा दिखेगा कि आपका ये जो सेल है ना, ये आपका स्वेल होने लगेगा, फूलने लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखना आउटसाइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इनसाइड से। और जैसा हमने ऑस्मोसिस में पढ़ रखा है, इन आपका जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका वाटर मूव करता है, तो आपका अब यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा सेल के, जिसकी वजह से सेल आपका फूल जाएगा, मतलब स्वेल हो जाएगा। वहीं पे हाइपरटोनिक ठीक इसका उल्टा है, यहाँ पे बाहर का कम है अंदर का ज़्यादा है, तो यहाँ पे अंदर जितना पानी होगा वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी मूव करता है। और यहाँ पे जो सेल होगा, मतलब सेल होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, सूख जाएगा या फिर आप बोलो सिकुड़ सा जाएगा। ठीक, पर आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक में बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे कि जो सेल का साइज है वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा फूलेगा ना ही कम होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे समझ लो, आपको ना सेम साइज का ही देखने को मिलेगा। तो इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो, आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि नो मूवमेंट ऑफ वाटर आपको यहाँ पे दिया जा सकता है एज एन ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और ना ही हमें कोई नेट मूवमेंट देखने को मिलता है व्हाट्सएप के यहाँ पे सेल का भी। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करें तो एग्जैक्टली सेम आपका यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन रहता है। जैसे यहाँ पे ऊपर क्या था, आउटसाइड का ज़्यादा इनसाइड का कम, यहाँ पे उल्टा था हाइपोटोनिक से। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्लियरली दे रखा है कि ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे नहीं दिया होता तब थोड़ा आपको समझने की दिक्कत होती, पर यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे दिया कि आपका यहाँ पे ये क्या है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो जब ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा कि आइसोटोनिक में आपका सेम साइज रहेगा। ठीक है, ना ही वो स्वेल होगा तो आप ए हटा सकते हो, ना ही वो श्रिंक होगा तो आप यहाँ पे सी भी हटा सकते हो। और फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आरबीसी जो है वो आपका स्वेल एंड बर्स्ट कर जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ पे सेम साइज रहेगा, मतलब कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ द आरबीसी। ठीक है, कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा आपके आरबीसीज में, मतलब आपके रेड ब्लड सेल में। तो करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे, डी ऑप्शन, आपको आइसोटोनिक डायरेक्टली दिया हुआ था। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है CDS 1 2024 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं। अगर आपको पता हो तो आपका एक CISF का भी एक अलग से असिस्टेंट कमांडेंट का एक पेपर होता है, जो पहले से सर्विस में होते हैं, अगर उनको असिस्टेंट कमांडेंट बनना होता है उस वाले तौर पर उसका एक सेपरेट UPSC पेपर लेता है। उसमें भी आपका यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। UPSC CAPF में भी आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, हाल फिलहाल में थोड़े पैटर्न बोल सकते हो आप, एक तरीके से थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कौन से में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका यहाँ पे रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी बेसिकली यहाँ पे आपको इसका मतलब है।
तो आरबीसी के पास इनके पास खुद के न्यूक्लियस नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो मसल सेल्स है ये बेसिकली आपके होते हैं, जो मसल्स की हम बात करते हैं उसमें आपके प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने में आपके यहाँ पे हेल्प करते हैं। और कुछ कुछ मसल में तो आपको यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पे आपका दूसरा दे रखा है यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल। ये आपका ना अब देखोगे तो इम्यून सिस्टम में बेसिकली आपका हेल्प करता है। तो इसमें भी आपके यहाँ पे सेल्स होते हैं। और सीलिएटेड सेल जो है ये आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन के मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन में बेसिकली आपका हेल्प करता है। इसके अंदर आपको सीलिया देखने को मिलता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप जिसको एक तरीके से बोलते हो, तो वो भी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके अंदर भी क्या है, तो न्यूक्लियस आपको इसके अंदर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही आपका यहाँ पे ऑप्शन है जिसके पास आपका न्यूक्लियस नहीं है, तो वो आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पे आरबीसी। तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और हर जगह आपको यही आंसर करेक्ट है आपका, ठीक है। सिंपल टर्म्स में आप ये भी देखो तो आपको हर पता नहीं हर ऑप्शन में आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन में अभी तक जितना पूछा ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन, हर जगह उन्होंने आरबीसी ही दे रखा है, ठीक है, जो करेक्ट आंसर बन रहा है। फिर अगले पे चलते हैं यहाँ पे। तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज। मतलब एक तरीके से आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ब्लड क्लॉट करने का, ठीक है, मतलब ब्लड क्लॉट करने का, ब्लड को रोकने का किसका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे हमने बहुत बार पढ़ रखा है। यहाँ पे आप ऐसे समझ लो हम मतलब बहुत टाइम अगर आपने 9th-10th भी पढ़ रखी होगे ना केमिस्ट आपके बायोलॉजी की, या उससे छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, तो वहाँ पे भी आपको ना ये बार बार यहाँ पे बताया जाता है। तो प्लीज़ इसका यहाँ पे ध्यान देना। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे प्लास्टेट, ठीक है। प्लास्टेट बोल रहा हूँ, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का बेसिकली आपका यहाँ पे फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और प्लेटलेट अगर आप देखोगे तो अगर ये ना हो तो आपको कुछ बीमारियां भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे प्लेटलेट्स के ऊपर बात कर ले अगर हम, तो प्लेटलेट्स को ना एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से हम जानते हैं। दूसरा कि आपके ना ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ ये आपके कलरलेस होते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर हैं, कलरलेस भी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि आपके ना ब्लड के एक तरीके से ब्लड का ही ये पार्ट है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन बेसिकली आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपके ब्लड के। और उसमें से आपका प्लेटलेट है बेसिकली जो आपका ना क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है, ब्लड को रोकने में आपकी यहाँ पे ये हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर अपना होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन। फिर अगला आपको दे रखा है कि प्लांट सेल के अंदर आरएनए जो है वो किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आरएनए का यहाँ पे फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने डीएनए का देखा था, तो आरएनए का होता है यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का हमने यहाँ पे देखा था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, पर इन्होंने यहाँ पे ये ओनली लगा दिया, इसलिए आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि सिर्फ इसमें नहीं होता है और भी आपकी जगहों पे ये होता है, ठीक है, प्लांट सेल में। फिर आगे आपको दिया कि न्यूक्लियाई में होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। तो इन दोनों में होता है पर ओनली नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपको दिया यहाँ पे न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, NER, ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी आपका यहाँ पे ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपका यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह आपका अगर राइबोसोम है तो वहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे किस किस जगह पे आपका बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपका देखने को मिलता है आपके न्यूक्लियस में, ठीक है, मतलब न्यूक्लियाई में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, और आपके यहाँ पे राइबोसोम्स में, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे ध्यान देना। और ये सब आपके यहाँ पे अब डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बायोलॉजी से। तो वन वर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर यहाँ पे करके जाने, पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको ज़रूर हो सकता है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर यहाँ पे ये सब होने वाला है, तो प्लीज़ यहाँ पे इसको ज़रूर ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे आपको ये लग सकता है कि राइबोसोम्स जो हैं ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं अगर हम बात करें RER की, ठीक है। पर यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ कंप्लीट दे रखा है, मतलब आपका SER भी दे रखा है और RER भी दे रखा है। और मैंने आपको जैसे हमेशा बोला है कि हम इनडायरेक्टली चीज़ों को नहीं पहले करेंगे, हम पहले डायरेक्टली चीज़ों को देखेंगे। अगर डायरेक्टली अगर आपका इसमें एक भी ऑप्शन नहीं मार्क हो रहा होता, तो हम फिर इनडायरेक्टली वाला सोचते कि आपके राइबोसोम्स RER में प्रेजेंट होते हैं, RER आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो फिर हम उसको मार्क सकते थे करेक्ट। पर यहाँ पे प्लीज़ हमेशा याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा करेक्ट चीज़ है, सबसे ज़्यादा पास है करेक्ट होने के, वो आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन है कि राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ होल नहीं होता है, राइबोसोम्स होते हैं।
और राइबोसोम्स आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप इनडायरेक्टली वो चीज़ बोल सकते थे, पर वो चीज़ सही नहीं है बोलना भी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि जो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो, जब सबसे ज़्यादा पास हो सही होने के, वो चीज़ें हमें यहाँ पे मार्क करनी है। तो हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय प्लांट्स involves the use of green pigment of leaves called chlorophyll. The only structure in a leaf that host chlorophyll is, ठीक है। तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में आपकी जो लाइट एनर्जी है वो आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये आपका एक पहला फैक्ट है, इसको प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि फोटोसिंथेसिस में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा आपको यहाँ पे दिया है कि आपके क्लोरोफिल जो है बेसिकली इनको ग्रीन पिगमेंट्स बोला जाता है, तो ये भी याद रखना। और हमने देखो याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था केमिस्ट्री के टाइम पे, जहां आप एक लीफ को निकाल के अगर आप बॉइलिंग वाटर और अल्कोहल में डाल दो, तो उससे आप क्या कर रहे हो, आप क्लोरोफिल उस लीफ का खत्म कर रहे हो, ताकि बाद में जब आप उसको आयोडीन सोल्यूशन में डालोगे तो जहां जहां पे आपका स्टार्च प्रेजेंट होगा वहां पे वो ब्लू कलर देगा, है ना। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था, तो इसको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बायो में भी डाल सकते हो, उसमें फिट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये बोला है कि क्लोरोफिल जो ये है, ये आपको कौन से चीज़ के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको हमेशा याद रखना है ये आपको देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट। बाकी ऐसा समझाने का यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी तीनों के ऊपर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर अगला अगर हम देखें तो अगला आपको दे रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड। मतलब एक तरीके से आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसने यहाँ पे इम्यूनाइजेशन की खोज करी है, ठीक है। बस आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखो इसके टर्म्स में अगर हम बात करें तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला बहुत कम चांसेस होते हैं, पर यहाँ पे आपको डायरेक्टली बस पूछ लिया है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे एडवर्ड जिनर, ठीक है, जो आपको पहला दे रखा है। इसके अलावा भी अगर हम थोड़ा और डिस्कस कर ले, मान लो आपसे बोलते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी, तो आपको यहाँ पे याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा मान लो आपसे पूछा जाता है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी खोज किसने करी, तो यहाँ पे याद रखना एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने, ठीक है, एल्बर्ट वॉन कोलिकर। फिर इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि क्लोरोफिल जो है, ठीक है, क्लोरोफिल की यहाँ पे खोज किसने करी है, तो क्लोरोफिल की खोज करी है आपकी यहाँ पे जोसेफ बेनेम, ठीक है, जोसेफ बीनेम केवेंटो एंड पियर ने, ठीक है, पियर जोसेफ, पूरा ही नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पेलेटियर। तो ये दोनों आपके यहाँ पे क्लोरोफिल से रिलेटेड है। फिर अगर आपसे बोला जाए कि डीएनए की खोज किसने करी है, तो यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे फेडरिच मिशर, फेडरिच, ठीक है, मिशर। तो ये आपके बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वाले चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है। बाकी गोल्गी अपैरेटस गोल्गी ने ही ढूंढा था, उनके नाम में ही है, तो यहाँ पे चलो मैं तब भी लिख दे रहा हूँ, वरना आपको यहाँ पे पता ही चल जाना चाहिए वैसे तो गोल्गी अपैरेटस आपका यहाँ पे कैमिलियो गोल्गी ने ढूंढा था, ठीक है, गोल्गी। तो ये आपके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी जो आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो देखो सेल थ्योरी जो यहाँ पे दी थी वो दी थी यहाँ पे शुआन ने, और साथ ही साथ एंड शिल्डन, ठीक है। पर वहीं पे अगर हम बात करें इसको एक्सपेंड किसने किया था, तो एक्सपेंड करने की अगर आपसे बात करी जाए तो एक्सपेंड किया था यहाँ पे रुडोल्फ वर्च्यू ने, रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट रुकना, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं। तो स्पेलिंग आपकी है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे ये पूछ लिया जाए। बाकी लाइफ सेल वगैरह आपसे मान लो यहाँ पे पूछता है कि लाइफ सेल की खोज किसने करी है, तो याद आपको यहाँ पे रख लेना है, यहाँ पे एंथनी आपको देगा या फिर एंटोनी दे सकता है, ठीक है, एंटोनी वैन लुई हॉक, ठीक है, लुई वैन हॉक, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इनका नाम हो गया। फिर अगर हम इसके अलावा थोड़ा और अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा जहाँ पे ज़्यादा होगी नहीं, पर आपसे यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो देखो प्रोटोप्लाज्म के ऊपर अगर हम बात करें तो इसको डिस्कवर किया था यहाँ पे डू जार्डिन ने, ठीक है, डू जार्डिन ने इनको यहाँ पे ढूंढा था।
उस टाइम पे इन्होंने बेसिकली इसका नाम दिया था यहाँ पे सारकोड, ठीक है, सारकोड। पर यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म नाम है ये किसने दिया, अगर ऐसा पूछ ले तो यहाँ पे याद रखना ये नाम दिया था यहाँ पे पुरकिन जे ने, ठीक है, पुरकिन जे, जे ई पुरकिन जे। तो यहाँ पे याद रखना, पहले ढूंढा यहाँ पे मतलब डू जार्डिन ने है, पर उन्होंने नाम रखा था सारकोड। पर ये जो प्रोटोप्लाज्म नाम है ये बेसिकली सारकोड का ही नाम है, पर यहाँ पे अभी हम इसको इसको फॉलो करते हैं, तो ये जो नाम है ये दिया था पुरकिन ने, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए जितने यहाँ पे डिस्कस करने थे। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे कि बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए, ठीक है, विदाउट प्रोटीन, सच अ रीजन इज कॉल्ड एज। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोइड एक आपका अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जहाँ पे आपको डीएनए देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपके डीएनए फॉर्म होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सीधा सीधा यही बन जाएगा। तो ये तो आपको यहाँ पे हमने मतलब इसके बारे में तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया था, तो ऐसा यहाँ पे आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है भी नहीं, है ना। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे आपको न्यूक्लियोसोम दे रखा है। अब न्यूक्लियोसोम बेसिकली ना आपका एक सेक्शन होता है आपके डीएनए का, ठीक है। सेक्शन का मतलब हो गया कि जो आपका डीएनए है ना उसका एक छोटा सा पार्ट होता है ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपका ना रैप्ड होता है आपके प्रोटीन के अराउंड, ठीक है, रैप्ड अराउंड प्रोटीन आप एक तरीके से यहाँ पे ये बोल सकते हो। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही बनता है कि आपका ये क्या होता है, एक सेक्शन होता है, उसका एक पार्ट होता है, आपके डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियस ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फिर इसके अलावा आपको दे रखा है यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसके नाम में ही जैसा आपको दिख रहा है ये एक तरीके का आपका यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये ना आपके जो प्रोटीन्स है इसके अंदर आपको ना न्यूक्लिक एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, न्यूक्लिक एसिड आपको देखने को मिलता है। और इसी के ही आपके एग्जाम्पल हैं एक तरीके से डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक। तो ये सब आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। बाकी आप देखोगे यहाँ पे तो एक और पॉइंट छोटा सा याद रख लेना आपको यहाँ पे इस तरीके से भी याद रख लेना कि जो न्यूक्लियोसोम है ना ये एक कॉम्बिनेशन है आपके डीएनए का प्लस आपके हिस्टोन प्रोटीन का। जो हमने शुरू में भी आपको याद हो हमने यहाँ पे हिस्टोन के ऊपर एक क्वेश्चन किया था। तो हिस्टोन आपके एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पे न्यूक्लियोसोम जो है वो एक तरीके से आपका पार्ट है, ठीक है। मतलब डीएनए का तो एक छोटा सा सेक्शन है जिसके अंदर आपको डीएनए भी देखने को मिलेगा और हिस्टो प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे CDS1 2021 का आपको दे रखा है। आपको यहाँ पे दिया है कि एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट अ वायरस वेयर एज अ वैक्सीन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखो जो आपका एंटीबायोटिक होता है ना ये बेसिकली हेल्प करता है यहाँ पे सेल वॉल को ब्रेक करने में, या फिर एक तरीके से जो बैक्टीरिया है ना तो बैक्टीरिया यहाँ पे सेल वॉल ना बना पाए उसको यहाँ पे ये मदद करता है यहाँ पे ना बना पाए इस चीज़ में, ठीक है। ताकि आपका यहाँ पे जो बॉडी है वो यहाँ पे एक तरीके से सेफ रहे, ठीक है, हेल्दी रहे। तो यहाँ पे बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी के अंदर है तो अगर वो यहाँ पे सेल वॉल बना पाता है तो वो लंबे समय तक वो यहाँ पे आपकी बॉडी में रह सकता है। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली आपका क्या काम कर रहा है कि आपका यहाँ पे जो वो सेल वॉल जो बना पा रहा है ना उसको ब्रेक करने का वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। और अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस के केस में वैक्सीन इसलिए ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि वो इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती है, ठीक है। आपका यहाँ पे वो मारने के ऊपर काम नहीं करती है, वो इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो आपको जैसे पहला दे रखा है यहाँ पे कि एंटीबायोटिक कैन ब्रेक RNA ओनली, तो ओनली लगा दिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर बी आपको दे रखा है एन एंटीबायोटिक इज अ कार्बोहाइड्रेट इन इट्स केमिकल नेचर, तो अभी तक यहाँ पे सही है। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि वेयर एज अ वैक्सीन इज अ प्रोटीन, अभी तक ये भी सही है। विच वर्क्स वेल टू किल अ वायरस, अब देखो अभी मैंने बताया था किल नहीं करेगी, वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करेगी बस, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ना यहाँ पे चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स फैक्ट हमने यहाँ पे देखे। बेसिकली एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वैक्सीन्स आपके प्रोटीन बेस्ड रहेंगे और जो आपका एंटीबायोटिक है वो एक तरीके से आप बोलोगे कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रहेंगे, ठीक है। और आपका ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है, उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करती है, ना कि वायरस को किल करने का, ठीक।
तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये भी आपका क्या है यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है ओनली अ वैक्सीन कैन ब्रेक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आपका ये एंटीबायोटिक भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो ये भी आपका एक तरीके से कर पाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये जो आपका स्टेटमेंट है ये भी कैसा स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका एक गलत स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर अगले पे चले यहाँ पे, तो अगला देखो आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है। तो अगला आपको यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय एंटीबायोटिक। अब बायोकेमिकल पाथवेज मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप वही समझ लो कि यहाँ पे वो अपना सेल वॉल्स वगैरह यहाँ पे वो इंक्रीज कर पा रहा है, उसको बढ़ा पा रहा है। तो मतलब यहाँ पे बार बार बना पा रहा है ताकि उसको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेना कि ये हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे ये गलत देखने को मिलेगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आपका जो वायरस है वो आपका बायोकेमिकल पाथवेज फॉलो नहीं करता है, तो ये एकदम करेक्ट चीज़ है, क्योंकि आपका यहाँ पे ब्लॉक कर दे रहा है आपका यहाँ पे एंटीबायोटिक उस चीज़ को। ठीक है, फिर दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है बट अ वैक्सीन कैन बूस्ट एन इम्यून सिस्टम टू फाइट द वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैक्सीन है ये बेसिकली जैसे ना आपको बताया था कि आपका यहाँ पे ये इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती है, वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ना कि वायरस को किल करने के लिए। तो प्लीज़ यहाँ पे दोनों में फ़र्क है, इसको यहाँ पे ज़रूर समझना। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पे जो एक ही ऑप्शन बचा है तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और बाकी आपके यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं, तो एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स आपके सेल वॉल फॉर्मेशन को इन बैक्टीरिया। तो आपका पहला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट है। तो ये बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाने में, ठीक है, जो आपका बैक्टीरिया बार बार सेल वॉल बनाता है उसको ना बनाने में बेसिकली आपका एंटीबायोटिक हेल्प करता है, जिसका एक एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलिन। ठीक, फिर अगले पे चलते हैं, अगला आपको यहाँ पे दे रखा है कि माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन। अब ये आपकी जो माइक्रो बॉडीज है जो आपके फाउंड है आपके यहाँ पे प्लांट के अंदर और एनिमल सेल के अंदर, उनके अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो ये आपसे यहाँ पे बस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, यहाँ पे आपको उनके अंदर एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि जो आपकी माइक्रो बॉडीज है अलग से अगर थोड़ा डिस्कस करें तो ये एक तरीके के ना स्पेशलाइज्ड आपके यहाँ पे ये ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि आपको प्लांट एनिमल दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ये ना आप देख समझ पाओगे तो फंक्शंस बेसिकली यहाँ पे कुछ फंक्शंस ही यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी उनका यहाँ पे टाइप है। ठीक है, जिस भी तरीके से यहाँ वो बने हैं उन्हीं पर्टिकुलर फंक्शंस को यहाँ पे ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो याद रखना यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये लिपिड मेटाबॉलिज्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को, ये भी आपका एक करेक्ट है। और वो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे एंजाइम जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और जब जैसा हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है डिटॉक्सिफाइंग वगैरह यहाँ पे करने का, तो उसके रीज़न से भी आप इसको यहाँ पे मार्क कर सकते थे। ठीक है, बस आपको ये पता होता कि यहाँ पे ये चीज़ डिटॉक्सिफाई करने में भी यहाँ पे हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पे एंजाइम हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं, तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। तो इसके साथ हमने यहाँ पे अपने इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको पिछले 6 साल में पूछे थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। किसी भी चीज़ में आपको यहाँ पे डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वरना आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे मतलब यहाँ पे अकेले में पूछ सकते हो पर्सनल चैट पे, या फिर अपने ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पे आपको ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ये भी आपको एग्जैक्टली फ्री आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करते करके एंड मोमेंट के लिए आप एज अ रिवीजन के तौर पे आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो अगर आप पहली बार आए थे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।